चलिए आज हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने बजट को किया था और बजट के रिलेटेड डिटेल्स में करने के बाद हम लोगों ने उसका एमसीक्यू भी किया था। आई होप आप लोगों ने रिवीजन कर दिया होगा। ठीक है, देखिए बजट प्रस्तुत किया जाता है 1 फरवरी को और उससे ठीक एक दिन पहले, ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि ये परंपरा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक परंपरा को फॉलो करते हुए आ रहे हैं हम लोग। तो ठीक एक दिन पहले 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है। दोनों को प्रस्तुत करने के कार्य जो होता है वित्त मंत्री के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 31 जनवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण हमेशा बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है, आप इसे ध्यान में रखना। ठीक है, भूलेंगे नहीं। आप देखेंगे आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार पी अनंत नागेश्वरन के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग के द्वारा तैयार किया गया। तो आर्थिक सर्वेक्षण को तैयार करने का काम जो होता है, ठीक है, वो वित्त मंत्रालय के अधीन आता है और इसके जो सलाहकार जो है मुख्य आर्थिक सलाहकार, उनका नाम क्या है? पी अनंत नागेश्वरन। उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के दिशा निर्देश में आर्थिक सर्वेक्षण को तैयार किया गया है। ठीक है, तो दो तीन चीजें मैं बता रहा हूं, उसको आप ध्यान में रखना। बजट प्रस्तुत किया जाता है 1 फरवरी को और ठीक उसके एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण को प्रस्तुत किया जाता है। अब बात करेंगे सबसे पहले बार आर्थिक सर्वेक्षण को कब प्रस्तुत किया गया। तो भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में पेश किया गया था और 1964 तक आर्थिक सर्वेक्षण आम बजट के साथ पेश किया जाता था। ध्यान में रखना, 1964 तक जो आर्थिक सर्वेक्षण को जो प्रस्तुत करते थे वो बजट के साथ ही आता था, लेकिन 1964 के बाद इसे आम बजट से एक दिन पहले पेश किए जाने लगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो 1964 तक आर्थिक सर्वेक्षण बजट के साथ और 1964 से, ठीक है, बजट से एक दिन पहले। एक दिन पहले मतलब कब? 31 जनवरी को। ठीक है, और बजट कब प्रस्तुत करते हैं? तो 1 फरवरी को। ठीक है, दोनों में एक दिन का अंतर होता है। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं, उसको हम लोग ध्यान में रखते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि और राजकोषीय घाटा का अनुमान दिया हुआ है। तो यहाँ पे 23-24 का अंतरिम अनुमान जो था 8.2% वृद्धि का था और यहाँ पे राजकोषीय घाटा की बात करेंगे तो 5.6% रहा। ठीक है, 24-25 में पहला अग्रिम अनुमान जो है जीडीपी में वृद्धि का 6.4% है और राजकोषीय घाटा पूरा साल समाप्त होने के बाद निकलेगा। अभी ट्रेड डिफिसिट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब 2025 और 26 से अपेक्षित अगर बात करेंगे तो 6.3 से लेकर 6.8% की वृद्धि रहेगी हमारी जीडीपी में। ठीक है, ये बहुत देशों में आप देखोगे तो नकारात्मक रहा है, लेकिन भारत जो है एवरेज 7% के हिसाब से ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, तो 23-24 का अंतरिम अनुमान कितना था? 8.2% था। राजकोषीय घाटा कितना रहा? तो 5.6% रहा। और 24-25 में पहला अग्रिम अनुमान की बात करेंगे तो 6.4% है और 25-26 में 6.3 से 6.8 के बीच में रहेगा। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, आप इसको ध्यान में रखिए। अब भारत का स्थान विभिन्न क्षेत्रों में कैसा रहा है? तो यहाँ पे वैश्विक सेवा निर्यात में हम लोग 7वें नंबर पे रहे हैं, ध्यान में रखना है। सांस्कृतिक मनोरंजन सेवा में हम लोग 6ठे नंबर पे रहे हैं। निर्माण सेवाओं में हम लोग 8वां नंबर पे रहे, मैन्युफैक्चरिंग में। अब विदेशी मुद्रा भंडार की बात करेंगे तो हमारे पास चौथा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार है। विदेशी मुद्रा भंडार से मतलब क्या होता है? ट्रेड होता है। आपके पास जितना विदेशी मुद्रा भंडार रहेगा उससे आप क्या कर सकते हो? ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। वैश्विक सेवा निर्यात में 7वें नंबर पे, सांस्कृतिक और मनोरंजन सेवाओं में 6ठे नंबर पे है, निर्माण सेवाओं में हम लोग कितने नंबर पे? 8वें नंबर पे है। अब विदेशी मुद्रा भंडार में हम लोग चौथे नंबर पे है। ठीक है, सीमेंट उत्पादन में हमारा दूसरा स्थान है। वस्त्र और परिधान में हमारा 6ठा स्थान है। दवा और उद्योग मात्रा के हिसाब से हम लोग तीसरा है। मतलब फार्मास्यूटिकल में भारत हमेशा से अच्छा रहा। फार्मास्यूटिकल कैपिटल जो है हैदराबाद को बोला जाता है। तो दवा उद्योग वगैरह में हम लोग का स्थान जो है काफी बढ़िया रहा है। ठीक है, रेलवे नेटवर्क में हमारा विश्व में चौथा स्थान है। ये कुछ डाटा है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक बार फिर से आप लोग इसको देख लीजिए, ये डाटा पूछा जा सकता है। ठीक है, और जो डाटा जो पूछा जाएगा कौन किस स्थान पे है, आप किसी किताब से मत पढ़ना, जो इकोनॉमिक सर्वे उसी से पढ़ना, चाहे वह बिहार का हो या फिर नेशनल हो, क्योंकि इसका डाटा ही आपसे बार बार पूछा जाता है। ठीक है,
अब यहाँ पे कुछ पीआईबी से लिया गया कुछ सोर्सेस है, उसको आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे जीडीपी का वृद्धि दर देखेंगे 21-22 में 9.7% रहा था, 22-23 में 7% पे रहा, 23-24 में 22-23 में कम गया, फिर 23-24 में फिर 8.2% हो गया। ठीक है, 24-25 में 6.4% है। अब 25-26 में कितना रहने वाला है, जो कि हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा था, तो 6.3 से लेके 6.8 तक ये क्या रहेगा, तो जीडीपी के वृद्धि दर जो कि स्थिर कीमतों पर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। 24-25 आपसे पूछ सकता है 6.45, और 25-26 के बीच में एक अनुमान है 6.3 से 6.8 के बीच रहेगा। ठीक है, ये जीडीपी। अब हम लोग आते हैं राजकोषीय घाटा पे आते हैं। तो राजकोषीय घाटा भाई प्रेजेंट ईयर का ही हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि आगे का राजकोषीय घाटा तो नहीं निकल सकता, फाइनल होता है तभी। हालांकि जीडीपी का अनुमान दर निकाला जा सकता है, लेकिन राजकोषीय घाटा नहीं निकालते। तो 21-22 में अगर बात करेंगे तो 9.2% है, और यहाँ पे 22-23 की अगर बात करेंगे तो ध्यान में रखना, सॉरी 21-22 में 6.7% है, 22-23 में 6.4% है, और ये है आपका 23-24 में 5.6%। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये प्रेजेंट ईयर का हो गया। 23-24 में कितना है, तो ध्यान में रखना 5.6% राजकोषीय घाटा है। अब हम लोग आते हैं विदेशी मुद्रा भंडार। ये क्या है हमको दिख नहीं रहा है, आप ये बीच में क्या लिखा हुआ है, किसी के पास साफ पीडीएफ है तो आप इसको देखना। 23-24 में अगर बात करेंगे तो 6,101 है ना सर, 601.3 है। ठीक है, 604 और ये 24-25 में बहुत बढ़ गया था। 607। ये कितना है बीच में, 607.3, और 22-23 में 607.3, 600.3। ठीक है, चलो ठीक है, ये 578.4। ठीक है, जो भी रहे ये आपको ध्यान में रखना, ये अभी तक का सबसे ज्यादा है जो बढ़ गया था, ये गजब का बूम देखने को मिला था, और 634.6 हो गया था। ठीक है, ये आई थिंक 3 महीने पे निकलता है ये। ठीक है, ये ऐसा नहीं से सालाना आता है, ये 3 महीने पे चेंज होते रहता है। तो प्रेजेंट में अब 24-25 में 634.6 ये बिलियन डॉलर होगा। ठीक है, ध्यान में रखना, ये मार्च तक ही है, ये कब तक है, मार्च तक है। ये आगे आप अप्रैल मई जून, ये जून का एक अलग से डाटा आएगा, प्रत्येक 3 महीने पे आता है। तो विदेशी मुद्रा भंडार मार्च तक हमारा कितना है, 634.6। ठीक है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। और जीडीपी कितना है, जीडीपी 24-25 का कितना है बताइए। 6.4। हाँ ठीक है, ध्यान में रखना, विदेशी मुद्रा भंडार से कई बार प्रश्न पूछा जाता है, इसको आप लोग भूलेंगे नहीं। ठीक है, और राजकोषीय घाटा की बात करेंगे तो 23-24 का कितना है, 5.6। हाँ ठीक है, ध्यान में रखना। अब इसमें देखेंगे ये जो विदेशी मुद्रा भंडार है ना, इसमें कभी कभी प्रश्न पूछ देता है, तो इसमें कौन कौन से मुद्रा आते हैं। ठीक है, इसमें सोना का भंडार आ सकता है। ठीक है, एसडीआर आ सकता है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होता है। ठीक है, आईएमएफ में जो हमारे जो मुद्रा जो होता है वो सब भी इसमें आता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये भूलेंगे नहीं से क्या क्या चीजें इसमें आती है। ठीक है, सोना, अन्य परिसंपत्तियां हो गया। ठीक है, एसडीआर वगैरह जो होता है वो सब कुछ आता है, मतलब बहुत सारे करेंसी को इसमें शामिल किया गया, लेकिन आईएनआर इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे चलेंगे, ये कौन सा डाटा दिया हुआ है, हाँ। अब यहाँ पे देखेंगे खाद्यान्न उत्पादन, ये मिलियन टन में होगा, मिलियन मीट्रिक टन में होता है। तो यहाँ पे देखेंगे 2020-21 की बात करेंगे तो 310.7 रहा था मिलियन टन, और 315.6 की बात करेंगे 21-22 में रहा था। 22-23 में कितना है मुझे नहीं दिख रहा है। 23-24 की बात करेंगे तो 332.3 है। ठीक है, 22-23 का 329.7। 329.7 है। ठीक है, तो आप ऐसा करो, करेंट डाटा ही याद करना, क्योंकि सारा याद करना संभव नहीं है। 23-24 में कितना हो गया, तो ध्यान में रखना है 332.3। ठीक है, और इसका करंट होगा, जीडीपी का वृद्धि दर हो जाएगा आपका 25-26 में कितना होगा, 6.3 से, ठीक है, 6.8, इसका करंट ये हो गया। और यहाँ पर ट्रेड डिफिसिट की बात करेंगे 23-24 में कितना रहा, तो 5.6। ठीक है, मार्च तक का डाटा अगर पूछेगा विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, तो 634.6। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं पूंजीगत वे आते हैं, जो कि जीडीपी का प्रतिशत कितना है,
तो 20-21 में 2.1% रहा है। 21-22 की बात करेंगे तो 2.5% है। 22-23 में 2.7% रहा। 23-24 की बात करेंगे तो 3.2% रहा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। औद्योगिक उत्पादन की बात करेंगे तो ध्यान में रखना 20-21 में 8.4 है। 22-23 में बढ़ गया 11.4 है। 21-22 में 11.4 है। 22-23 में 5.2 है। 23-24 में 5.9 है। तो ये भी आपका करेंट है, ठीक है। यहाँ पे खाद्यान्न उत्पादन की बात करेंगे तो खाद्यान्न उत्पादन में 323.3 करेंट का है आपका। पूंजीगत व्यय की बात करेंगे तो 23-24 में 3.2 रहा है। औद्योगिक उत्पादन की बात करेंगे तो 23-24 में 5.9 रहा है, ठीक है, भूलेंगे नहीं। और कोई डाटा इसमें छूटा क्या? नहीं छूटा। तो चलिए एक बार मैं आपको डाटा बोल रहा हूँ, आप बताना। राजकोषीय घाटा की बात करेंगे 23-24 में कितना परसेंट रहेगा? जल्दी जल्दी रिपीट कीजिए, बताइए। 5.6 5.6%। जीडीपी वृद्धि दर की बात करेंगे 25-26 में कितने से कितने रहने का अनुमान है, तो क्या बताएंगे? 6.3 से 6.8 तक। 6 चलो बताओ, खाद्यान्न उत्पादन की बात करेंगे 23-24 में कितना मिलियन टन रहेगा? 332.3 मिलियन। बिल्कुल ठीक है, 332.3 मिलियन, ठीक है। चलो विदेशी मुद्रा भंडार की बात करेंगे तो 2025 में, ठीक है, मार्च तक कितना है? 634.6। बिल्कुल 634.6, ठीक है। औद्योगिक माइक किनका एक करा, माइक बंद कीजिए। बोलने के बाद तुरंत माइक बंद किया करो, ठीक है। औद्योगिक उत्पादन की बात करेंगे तो कितना रहेगा ये आपका 23-24 में? 5.9। ठीक है। बात करेंगे पूंजीगत व्यय की बात करेंगे तो 23-24 में कितना रहेगा? 3.2। 3.2, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। हाँ, बताना है कि इसे निर्माण सेवाओं में हमारा स्थान कौन सा रहा है? 8वां स्थान है। 8वां। रेलवे नेटवर्क में कौन सा स्थान है? 4था स्थान है। विदेशी मुद्रा भंडार में कितना है? ये भी 4था है। चौथा। चौथा होने के बाद 634.6 है। इसको आपको ध्यान में रखना। चलो अब आगे चलेंगे अर्थव्यवस्था में। यहाँ पे आप डिटेल्स में चलो चीजों को करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अर्थव्यवस्था में स्थिति पुनः तेजी गति की ओर, ठीक है। वित्त वर्ष 2025 में भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, जिसको ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, जीडीपी वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान है। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाएगा वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कितना रहने का अनुमान है, तो क्या बताएंगे? तो 6.4%, ठीक है। और वित्त वर्ष 2025 की पहली और दूसरी तिमाही में स्थिर कीमतों में 11-12 पर, ठीक है, जीडीपी का क्रमशः 6.7 और 5.4% रहने का अनुमान है, ठीक है। आरबीआई की रिपोर्ट में निजी निवेश में पर्याप्त वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। वित्त वर्ष 2025 में ये 2,45,00,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो वित्त वर्ष 2024 से 1.6 लाख करोड़ अधिक होना चाहिए, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे मिसप्रिंट लग रहा है, ठीक है। तो आरबीआई की रिपोर्ट में निजी निवेश में पर्याप्त वृद्धि देखने को मिला है। 2025 में कितना पहुंच गया? तो 2.45 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, ठीक है। वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में स्थिर कीमतों पर वस्तुओं और गैर कारको सेवाओं में निर्यात में 5.6% की वृद्धि हुई, जबकि आयात में 0.7% की वृद्धि हुई, ठीक है। तो निर्यात में अगर बात करेंगे तो हम लोग एक्सपोर्ट अधिक करने लगे हैं। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई पहली छमाही में? 2025 की पहली छमाही में तो 5.6% की वृद्धि हुई है निर्यात में। और साथ में आयात में भी वृद्धि हुई है, मतलब चीजों को मंगा भी अधिक रहे। और उसमें कितनी वृद्धि हुई? तो मात्र 0.7% की वृद्धि हुई है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो 0.7% की वृद्धि जो है उसे ध्यान में रखना, किसमें है? आयात में है। और 5.6% की वृद्धि की बात करेंगे तो किसमें है? तो निर्यात में है, ठीक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है, कस्टमर क्या होता है इसके, जो भी हो, आई थिंक इसको बोलते हैं कंज्यूमर परचेसिंग करके कुछ होता है, इंडेक्स होता है आई थिंक, ठीक है। तो कितना हो गया? सीपीआई बोलते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वर्ष 2024 में कितना हो गया? तो 4.9% हो गया है, ठीक है।
अप्रैल से दिसंबर 2024 में शुद्ध विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में प्रवाह पिछले वर्ष की समान अवधि के 31.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 10.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। ये क्या होता है ना, सिर्फ भारतीय बाजार में, भारत का जो शेयर मार्केट में है, वहां पे विदेशी पैसा कितना आता है, ठीक है। जैसे हम लोग अमेरिकन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उसी तरह कोई बाहर का व्यक्ति भी चाहे तो हमारे यहाँ के मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये 24 में कितना था, अप्रैल से दिसंबर तक 31.7 बिलियन था, और उन्होंने क्या किया, मार्केट से पैसा निकाल लिया होगा, तो अभी कितना रह गया, तो मात्र 10.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया, ठीक है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 2024 में कितना, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 2024 में 704 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर हो गया, जो 3 जनवरी 2025 को फिर से घट के 634.6 बिलियन अमेरिकन डॉलर हो गया, ठीक है, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है। ये सितंबर में जाता 704.9 पे पहुंच गया था, लेकिन अभी घटकर कितना हो गया, मार्च तक 634.6, ठीक है, मतलब कम हो गया। मतलब अभी तक मैक्सिमम जो था 704.9 तक रहा था, जो कि अभी कम होकर कितना हो गया, 634.6, जो कि हमने पढ़ा भी है। बैंकिंग प्रणाली में सकल और निष्पादित परिसंपत्तियां एनपीए घटकर 12 साल के निचले स्तर पर 2.6% पहुंच गई। एनपीए का होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, ठीक है। इसका मतलब है वैसी परिसंपत्तियां जो कि परफॉर्म नहीं कर रही। जैसे मान लो आपने बैंक से पैसा ले लिया, ठीक है, और बैंक का पैसा आप चुका नहीं रहे हो। जैसे लोन आपने ले लिया, लोन नहीं चुका रहे हो। क्रेडिट कार्ड आपने ले लिया, क्रेडिट कार्ड से खर्चा कर लिया, अब बैंक को पैसा नहीं दे रहे हो, तो वो एक समय के बाद ना एनपीए में चला जाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं। ये एक तरह से क्या होता है, बैंक के ऊपर बर्डन हो गया, तो ये देश के लिए खराब माना जाता है। ये बहुत ज्यादा था, 12% तक था, ठीक है, घटकर 12 साल से सबसे कम पे चला गया, मात्र 2.6% ही एनपीए है, ठीक है। आई थिंक कितना दिन होता है, 6 महीना या फिर साल भर पैसा नहीं देने के बाद वो एनपीए में चला जाता है। एक्यूरेट डाटा मुझे नहीं याद है, एक बार आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। देखिए एनपीए का मतलब वही होता है, जैसे आपने बैंक से लोन लिया और एक नियम समय के बाद पैसा नहीं चुका रहे हो, तो बैंक उसको एनपीए में डाल देगा। 2023-24 की वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 15 वर्ष उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर 2017-18 में 6% से घटकर 2023-24 में 3.2% हो गई। मतलब 17-18 में बेरोजगारी दर अधिक था, 6% तक था, जो कि 23-24 में घटकर मतलब क्या हो गया, 3.2% हो गया, ठीक है। एक होता वर्किंग कैपिटल होता है, जिसको कार्यशील जनसंख्या वर्किंग पॉपुलेशन होता है, जिसको कार्यशील मतलब क्या बोलते हैं, जनसंख्या बोलते हैं। उससे 15 वर्ष से उम्र के अधिक के लोगों को काउंट किया जाता है, ठीक है। काम करने के लिए 15 वर्ष से अधिक के लोगों को काउंट किया जाता है। आई थिंक 59 साल तक वो होता है, एक बार आप देख लेना। तो वैसे लोगों की जो संख्या जो थी 2017-18 में 6% तक थी, जो कि बेरोजगार थे। वो अब कम होकर 23-24 में कितना हो गया है, तो 3.2% हो गया, मतलब आधा से थोड़ा ज्यादा। वित्त वर्ष 2025 में कृषि क्षेत्र में 3.8% की वृद्धि होने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में 6.2%, सेवा क्षेत्र में 7.2% की वृद्धि होने का अनुमान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको आप लोग एक जगह लिख लीजिए, अभी ही लिख लीजिए, क्योंकि इसमें से हो सकता है आ भी सकता है एग्जाम में। कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर कितना रहेगा, 3.8%, ठीक है। अब आते औद्योगिक में बात करेंगे, इंडस्ट्री में तो ये कितना रहेगा, तो ध्यान में रखना ये कितना रहेगा, तो ये रहेगा 6.2%, ठीक है। और सर्विस में अगर बात करेंगे, सेवा में तो कितना रहेगा, 7.2%। तो सबसे अधिक वृद्धि जो है सेवा क्षेत्र में हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे इंडस्ट्री में 6.2%, एग्रीकल्चर में मात्र 3.8% वृद्धि रह रहा है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। 3 सेक्टर है ना हमारा, प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड वाला को सर्विस सेक्टर बोलते हैं। तो तीनों सेक्टर का वृद्धि है। पहला बड़ा में प्राइमरी में एग्रीकल्चर आता है, उनसे संबंधित चीजें, उसमें मात्र 3.8% है। सेकेंडरी में इंडस्ट्री आता है, जिसमें कितना है, 6.2 है। और तीसरा में क्या होता है, सर्विस सेक्टर है, इसमें क्या है, 7.2% है। तो ये तीनों डाटा को याद होना चाहिए आपको, इसको आप लोग मार्क करके एक जगह लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें रही, ये सारे के सारे जो डाटा जो थे, इसमें काफी महत्वपूर्ण डाटा था, ये आपको याद होना चाहिए। अर्थव्यवस्था की स्थिति है पुनः तेज गति की ओर, ठीक है।
अब हम लोग आते हैं दूसरा सेक्शन। इसमें क्या है, दूसरा अध्याय। इसमें क्या है, मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र विकास, ठीक है, अन्योन्याश्री संबंध, ठीक है। अन्योन्याश्री का मतलब होता है एक दूसरे का पूरक होना, एक दूसरे पे संबंध होना, ठीक है। तो मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र विकास के अंतर्गत हम लोग देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय समावेश सूचकांक मार्च 2024 के अंत में कितना था, तो 64.2% था, ठीक है। 31 दिसंबर 2024 तक पूंजी बाजार में निवेशकों की संख्या कितने करोड़ तक पहुंच गई, तो 13.2 करोड़ तक पहुंच गए। मतलब वैसे लोग जो शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं या फिर किसी भी तरह के मतलब कैपिटल बाजार से, पूंजी बाजार से जुड़े हुए ऐसे लोगों की संख्या कितनी पहुंच गई है, तो 13.2 करोड़ तक पहुंच गई है, ठीक है। अप्रैल से दिसंबर 2024 तक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट द्वारा, ठीक है, 16,456 करोड़ रुपए जुटाए गए, ठीक है। तो रियल एस्टेट तो आप लोग जानते हैं जिसमें खरीद बिक्री होती है जमीन का, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की बात करेंगे तो दोनों को मिलाकर 16,456 करोड़ रुपए जुटाए गए। 23 मई 2024 को बीएसई सूचीबद्ध शेयरों का कुल बाजार पंजीकरण पहली बार 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के मील के पत्थर के ऊपर बंद हुआ, ठीक है। बीएसई होता है, एक एनएसई होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक होता है बीएसई होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो बीएसई का कितना पहुंच गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है। ये मतलब अभी तक का सबसे अधिक है। बीएसई का टोटल शेयर बाजार का जो कुल जो पंजीकरण जो है वो 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, ठीक है। जीवन बीमा की बात करेंगे कि पहुंच वित्त वर्ष 2024 में 2.8% हो गई है। कुल बीमा की बात करेंगे कि पहुंच 3.7% हो गई है। ये आपको ध्यान में रखना, सारे के सारे जो मॉनेटरी से रिलेटेड डाटा है वही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देश में बीमा घनत्व में मामूली वृद्धि देखी गई। वर्ष 2023 में 92 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष, ठीक है, 2024 में 95 अमेरिकी डॉलर जो है यहाँ पे, आई थिंक अरब होना चाहिए, कुछ डाटा यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। अरब होना चाहिए, करोड़ होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, मिसिंग लग रहा है। मतलब पहले 92 था, और जो भी इसमें सफिक्स होगा वो अपना जोड़ लेना, क्योंकि यहाँ पे ना तो अरब दिया हुआ ना तो करोड़ दिया है। तो 92 करोड़ अमेरिकी डॉलर होगा, फिर 92 अरब अमेरिकी डॉलर होगा। आई थिंक अरब ज्यादा सही लग रहा है। तो 92 से बढ़कर कितना हो गया, 95 हो गया। मतलब देश में जो बीमा जो है लोग करवा रहे हैं पहले के कंपेरिजन में ज्यादा हुआ है। 24 अगस्त 2024 को सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस की मंजूरी दी। यूपीएस आप लोग देख लेना, ठीक है, ये इससे प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। यूपीएस की मंजूरी कब दी गई, तो 24 अगस्त, ठीक है, 2024 को, ठीक है। सरकार ने यहाँ पे क्या किया, सरकारी कर्मचारियों के लिए यूपीएस की मंजूरी दी है। वैश्विक साइबर सुरक्षा 2024 में भारत का टीयर 1 का स्कोर रहा, ठीक है, 100 में से 98.49 जो था स्कोर आपका रहा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ डाटा है जो कि आपको ध्यान में होना चाहिए। सबसे पहले की बात करेंगे तो वित्तीय समावेश सूचकांक आरबीआई का कितना रहा, 64.2% रहा है। पूंजी बाजार में निवेशकों की संख्या 13.2 करोड़ तक पहुंच गई है। बीएसई की बात करेंगे तो 5 ट्रिलियन का जो मार्क जो था उसको पार कर लिया है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे देश में बीमा घनत्व की मात्रा जो है 92 से बढ़कर 95 हो गई है। 24 अगस्त 2024 को ध्यान में रखना है, यूपीएस की मंजूरी सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार के द्वारा दी गई। अब आगे देखेंगे तीसरा क्या है, बाह्य क्षेत्र। इसमें एफडीआई को व्यवस्थित रूप दिया गया है, ठीक है। एफडीआई मतलब बाहर से जो इन्वेस्टमेंट जो हमारे यहाँ आता है वो एफडीआई के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो वित्त वर्ष 2025 के पहले 9 महीनों में भारत में कुल निर्यात, जिसमें माल भी है और सेवाएं भी है, की सकारात्मक वृद्धि देखी गई, जो 6% वार्षिक वृद्धि के साथ 602.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, ठीक है। तो भारत जो है निर्यात कर रहा है, इसमें सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। मतलब हमारा निर्यात जो है, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। कितना हो गया, 602.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया, ठीक है। तो ये अच्छा है। अप्रैल दिसंबर 2024 के दौरान कुल आयात 6.9% की वार्षिक वृद्धि के साथ, ठीक है, 682.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया, ठीक है।
तो ये जो था 2025 के पहले 9 महीने के डाटा था, ठीक है। अप्रैल से लेकर दिसंबर तक ओवरऑल की बात करेंगे तो यहाँ पे 6.9% की वृद्धि होता है और 682.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर होता है, ठीक है। और यहाँ पे बात करेंगे वित्त वर्ष 2025 के पहले 9 महीनों में, तो यहाँ पे 6% की वृद्धि के साथ 602.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे व्यापार घाटा क्या रहा, तो व्यापार घाटा दोनों को निकालना पड़ेगा, 80 बिलियन। ठीक है। तो यहाँ पे आयात हो गया, मतलब ये आयात क्या रहता है, मतलब हम लोगों ने अपने देश में चीजों को मंगाया कितना, ठीक है। हम लोगों ने अपने देश से निर्यात कितना किया, ठीक है। ये दोनों का बीच का घटाओगे ना, आयात वगैरह निर्यात, तो इसको बोलते हैं ट्रेड डिफिसिट। क्या बोलते हैं इसको? ट्रेड डिफिसिट बोला जाता है, ठीक है। मतलब मान लीजिए आप किसी कंट्री को 10 रुपया का सामान बेच रहे हो, ठीक है, और उस कंट्री से 12 रुपया का सामान मंगा रहे हो, तो व्यापार संतुलन तो बिगड़ेगा ना। वो देश हमारे यहाँ 2 रुपया का ज्यादा सामान बेच रहा है, तो हमारे लिए तो नुकसानदेह हो गया। तो चीन के साथ जब हमारा व्यापार होता है तो ट्रेड डिफिसिट होता है, ठीक है। और अमेरिका के साथ हम लोग व्यापार करते हैं तो ट्रेड प्लस होता है। जब ट्रेड प्लस होगा तो हम क्या रहेंगे? प्रॉफिट में रहेंगे। ट्रेड डिफिसिट होगा तो हम लोग क्या रहेंगे? नुकसान में रहेंगे, ठीक है। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या रहा? तो यहाँ पे लॉस हो रहा है हमारा, क्योंकि हम लोग आयात कितना कर रहे हैं? तो 682.2 बिलियन का, और निर्यात हम लोग कितना कर रहे थे? 602.6 बिलियन का, ठीक है। तो नुकसान कितना हो गया? कुल व्यापार घाटा कितना रहा? 79.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हमें क्या लग रहा है? लॉस लग रहा है, ठीक है। अब बात करेंगे 2030 तक वस्त्र निर्यात में 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य रखा गया है। से टोटल कपड़ा जो होता है, परिधान जो होता है, उसमें 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हम लोग क्या करेंगे? उसको निर्यात करेंगे, ठीक है। दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं, दूरसंचार जो आता है, कंप्यूटर आता है, इसमें भारत बहुत आगे, क्योंकि हम लोग बहुत सारा एप्लीकेशन वगैरह, सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं, तो ये सर्विस सेक्टर का हिस्सा है, ठीक है। और इसमें विश्व में हम लोग बहुत अग्रणी स्थान रखते हैं, विश्व में दूसरा स्थान है। तो भारत वैश्विक निर्यात बाजार का 10.2% का हिस्सा रखता है, दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है, ठीक है। भारत का बी टू सी ई कॉमर्स बाजार 2026 तक, ठीक है, 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का बढ़ने का अनुमान है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे बी2सी का मतलब कोई बता सकते क्या होता है बी2सी? बी2सी का मतलब नहीं जाता, ऑनलाइन वगैरह सेल वगैरह जो होता है ना, उसको बोलते हैं, ठीक है। ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह से जो शॉपिंग जो करते हैं उसको बोला जाता है, कहाँ गया, किधर रखते हैं, बी2सी, ठीक है। इसको ई कॉमर्स बाजार भी कहते हैं, ठीक है। तो 2026 तक कितना है ये? 150 बिलियन, ठीक है। तो 2026 तक 150 बिलियन रहेगा, 2030 तक 200 से 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने का उम्मीद है। मतलब इसमें काफी ग्रोथ दिख रहा है, मतलब ऑनलाइन खरीदारी के प्रति लोगों का झुकाव बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। पहले तो केवल फ्लिपकार्ट, अमेजोन ही था, अब धीरे धीरे ग्रोसरी आइटम वगैरह क्या क्या, मतलब सारा ही चीज मतलब क्या है, ऑनलाइन ही मतलब आ रहा है। तो जाहिर सी बात, ये मार्केट तो बढ़ेगा ही, ठीक है। तो ध्यान में रखना 2026 तक कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है? 150, ठीक है। तो यही डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 2030 तक अगर बात करेंगे तो 200 से 300 बिलियन। अब यहाँ पे देखेंगे वित्त वर्ष 2025 के 8वें महीनों के दौरान भारत में शुद्ध एफडीआई में 0.48 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। अप्रैल से दिसंबर 2024 के दौरान भारत में शुद्ध एफपीआई प्रभाव पिछले वर्ष की समान अवधि में 31.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम होकर, ठीक है, 10.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एफपीआई का फुल फॉर्म क्या होगा? पोर्टफोलियो। हाँ, क्या होता है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो मतलब हमारे यहाँ जो शेयर मार्केट जो है, उसमें जाहिर सी बात है फॉरेन लोग भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो पहले कितना था? अभी जस्ट हम लोगों ने वहां पे पढ़ा ना, अभी 31.7 बिलियन था। अब इन्होंने पैसा निकाल लिया, ठीक है। तो अब 10.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर ही रहा। तो इससे भारतीय मार्केट भी क्या होता है? प्रभावित होता है। अब देखेंगे भारत का मार्केट जैसे लगभग 7% के हिसाब से बढ़ रहा है अभी भी, ठीक है। तो दुनिया की बहुत सारे देश जो है, बहुत सारे देश के लोग जैसे भारतीय मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं।
यहाँ तक कि जो सरकारी पैसा भी है वो भी भारतीय मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे कि अमेरिकन आर्मी जो है, वहां पे जो सेना जो है, तो वहां के गवर्नमेंट ने उसका पेंशन का पैसा भारतीय मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है, अब थोड़ा सा भारतीय मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, थोड़ा चलो जापान के मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, थोड़ा चीन, ऐसा ग्रोथ होता है। एक टाइम के बाद वो पेंशन के रूप में जो एम्प्लॉय जो होता है उनको मिल जाता है। तो बहुत सारे कंट्री का, कनाडा का बहुत सारा पैसा होता है, लोग पैसा निकाल भी लेते हैं। तो निकालने के बाद क्या होता है, मार्केट पे बहुत अधिक असर देखने को मिलता है। तो पहले देखते 31.7 बिलियन था, अब घटकर कितना हो गया, 10.6 बिलियन हो गया है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। भारत दुनिया के सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाले देशों में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है। कितने नंबर पे है, चौथे नंबर पे था। दुनिया में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किनके पास है, चीन के पास है, फिर जापान के पास है, और फिर स्विट्जरलैंड के पास है, और फिर यहाँ पे किसके पास है, तो भारत के पास है। देखिए टॉप 4 में अमेरिका नहीं है, ध्यान में रखना। तो एग्जाम में गलती करवाने का पूरी संभावना है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे अधिक चीन के पास है, फिर किसके पास है, जापान के पास है, और फिर किसके पास है, स्विट्जरलैंड के पास है, फिर किसके पास है, तो फिर भारत के पास है। ठीक है, तो भूलेंगे तो नहीं, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारा डाटा याद हो गया। तो बताओ 2026 तक हमारा जो ई कॉमर्स जो है बढ़कर कितना हो जाएगा, 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर। बिल्कुल 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, हमारा ट्रेड और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में ट्रेड डिफिसिट कितना है, 79.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर। 79.5 79.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, तो यही सब प्रश्न जो है आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आते हैं, क्या लिखा हुआ है, पीडीएफ साफ नहीं है ना, अथर क्या लिखा, जो भी है, अथर कीमतें और मुद्रास्फीति उतार चढ़ाव को समझना है। ठीक है, तो आईएमएफ ने भारत के लिए वित्त वर्ष 2025 में 4.4% और वित्त वर्ष 2026 में 4.1% का मुद्रास्फीति दर का अनुमान लगाया है। ठीक है, मतलब 25 में कितना रहेगा, 4.4%, मतलब 26 में कितना आएगा, 4.1%। इसका मतलब ये हुआ, अगर मान लो कोई सामान 2024 में 100 रुपए में मिल रहा था, तो बढ़कर, ठीक है, अब कितना हो जाएगा, 104.40 रुपया। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता मुद्रास्फीति होता है। मतलब अगर जो काम आप लोग, ठीक है, 10,000 रुपया में कर रहे थे 2024 में, वही काम करने के लिए अब आपको 10,404 प्लस 404.40 रुपया आपको लगेंगे। ठीक है, 404 हो जाएगा, कितना होगा, 4.4%। हाँ, मतलब इतने पैसे आपको चाहिए होंगे। ठीक है, इसको बोलता है मुद्रास्फीति। तो ये क्या होता है, इससे महंगाई दर बढ़ता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को 2024-25 के लिए क्रमशः 3.2% और 3.3% की वैश्विक आर्थिक वृद्धि का अनुमान भी लगाया है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को उसने 2024 और 2025 के लिए क्रमशः 3.2 पर, आईएमएफ का है ये। ठीक है, 3.2% और 3.3% वैश्विक आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया है। ठीक है, तो ये आर्थिक वृद्धि का अनुमान ये है, और मुद्रास्फीति का दर जो है ये है 4.4%, 4.1%। वित्त वर्ष 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.9% हो गई, और वित्त वर्ष 2024 में 5.4% थी। ठीक है, तो ये 2024 में 5.4% थी, लेकिन 25 में अप्रैल से दिसंबर तक ये घटकर 4.9% हो गई। ठीक है, और कोर मुद्रास्फीति अपने सबसे निचली स्तर पे पहुंच गई है। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक की बात करेंगे तो वित्त वर्ष 2024 में 7.5% बढ़कर ये 2025 में 8.4% हो गई है। मतलब खाने पीने की चीजें भी महंगी होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो था कीमत और मुद्रास्फीति को लेकर था, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब आते हैं मध्यम अवधि का परिदृश्य, गैर विनियमन में विकास को बढ़ावा। भारत को विकसित भारत वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगभग 1 या 2 दशक तक स्थिर कीमतों पर औसतन 8% के वृद्धि दर हासिल करने की आवश्यकता है। अगर भारत को अगर विकसित देश अगर बढ़ना है ना, तो 1 या 2 दशक, मतलब 1-2 साल नहीं, लगभग 10 से 20 साल तक कंटिन्यूसली हमारी ग्रोथ कितनी होनी चाहिए, 8% या फिर उससे अधिक तक होनी चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं ना, मतलब 8% या उससे अधिक तक हमारा ग्रोथ है। तो अगर 10 से 20 वर्षों तक रहेगा तो लगभग हम विकसित देश बन जाएंगे।
खान मंत्रालय ने भारत की आर्थिक सुरक्षा के लिए 33 महत्वपूर्ण खनिजों का विश्लेषण किया है। ठीक है, भारत 75% लिथियम आयन बैटरी चीन से मंगवाता है। ठीक है, समझ रहे हैं, 75% का लिथियम आयन बैटरी का उत्पाद हम लोग चीन से मंगवा रहे हैं। वो भी चीन ने अपना एक नया निर्णय क्या निकाला है, पता है? तो लिथियम आयन बैटरी किसी दूसरे देश को अब नहीं बेचने जा रहा है। और लिथियम आयन बैटरी इंपॉर्टेंट क्यों है? आपके मोबाइल फोन में कौन सा बैटरी लगा है? लिथियम आयन बैटरी लगा है। लैपटॉप में कौन सा बैटरी लगा है? लिथियम आयन बैटरी लगा है। जो गाड़ी जो आएगी, वो इलेक्ट्रिक वाली जो गाड़ी आएगी, उसमें कौन सी बैटरी? उसमें भी लिथियम आयन बैटरी है। तो ये लिथियम आयन बैटरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भाई चीन बोल रहा है सो भाई साहब अब तो हम लिथियम आयन बैटरी किसी दूसरे देश को नहीं बेचने जा रहे हैं। ठीक है, और भारत जो है 75% पूरी तरीके से इस पे डिपेंड है, इसी पे डिपेंड है। तो आने वाला भविष्य क्या है? ग्रीन एनर्जी का है। ग्रीन एनर्जी में लिथियम आयन बैटरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने जा रही है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं निवेश और अवसंरचना। ठीक है, इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात करेंगे। तो केंद्र सरकार द्वारा प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों पे पूंजीगत हुए वित्त वर्ष 2024 तक 38.8% की दर से बढ़ाया गया। भारतीय रेलवे ने 2029-30 तक 30 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। ठीक है, मतलब 29-30 तक कितने गीगावाट? तो 30 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और रेलवे पूरी तरीके से कार्बन न्यूट्रल कब तक हो जाएगी, याद है? 2030 तक था ना रेलवे का कार्बन न्यूट्रल, चेक कर लेना। ठीक है, 2070 तक भारत का लक्ष्य है, 2050 तक विश्व का लक्ष्य है, 2060 तक चाइना का लक्ष्य है। ठीक है, मुंबई शहर बोला था सर 2050 तक वो भी कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, 2030 तक आई थिंक चीन का था। एक बार आप लोग चीन बोल रहे हैं, रेलवे का था, एक बार चेक कर लेना। उसके बाद बात करेंगे भारत का सड़क नेटवर्क। तो भारत की बात करेंगे 63.4 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क है, जिसमें 1,46,195 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क शामिल है। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास टोटल सड़क कितना है? 63.4 लाख किलोमीटर। और उसमें से नेशनल हाईवे कितना है? तो नेशनल हाईवे की बात करेंगे तो मात्र है 1,46,195 किलोमीटर। ठीक है, तो अप्रोक्स अगर बात करेंगे ना, ये 14 कितना हो जाएगा? ये मतलब 2% बहुत कम है। ठीक है, अगर इसका परसेंटेज अगर देखा जाए तो बहुत कम होता है नेशनल हाईवे का, लेकिन टोटल, ठीक है, टोटल अगर बात करेंगे माल यातायात का लगभग 40% अकेले ये वहन करता है। ठीक है, तो वित्त वर्ष 2025 में 5853 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण किया गया। ठीक है, और राष्ट्रीय औद्योगिक उसके बाद एनएच की बात करेंगे तो कुल सड़क माल यातायात का लगभग 40% का वहन करता है। और टोटल सड़क मार्ग में इसका हिस्सा की बात करेंगे तो बहुत ही कम है, 4% के आसपास आई थिंक आता है। ठीक है, 4% से थोड़ा ऊपर नीचे होगा, अपना निकाल के देख लेना, लेकिन 40% का अकेले ये वहन करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आएगा, इसको मार्क कर देता हूँ, गोला लगा देता हूँ, मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, 100% यहाँ से प्रश्न आएगा, इसको मार्क कर लो। ठीक है, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम का उद्देश्य 4 औद्योगिक शहर बनाना है। 4 शहर कहाँ कहाँ पे बनेगा? तो ध्यान में, गुजरात के धोलेरा में बनेगा, महाराष्ट्र के कहाँ पे बनेगा? चंद्रा बिडकिन में बनेगा, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बनेगा, मध्य प्रदेश के विक्रम उद्योगपुरी में बनेगा। ठीक है, तो 4 औद्योगिक गलियारा का नाम बता दीजिए एक बार, क्या क्या नाम रहेगा? इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा। तो एक तो है आपका गुजरात के धोलेरा, महाराष्ट्र में सिंधरा, उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा, ठीक है, मध्य प्रदेश में विक्रम उद्योगपुरी। विक्रम उद्योगपुरी। ठीक है, ये 4 औद्योगिक गलियारा जो है इसका लक्ष्य रखा गया, इसको आपको ध्यान में रखना। नवंबर अगर बात करेंगे, एक मिनट, नवंबर 2024 तक बिजली क्षेत्र की स्थापित क्षमता कितना है? तो 456.7 गीगावाट। नवीकरणीय ऊर्जा पर भारत की कुल स्थापित क्षमता का लगभग कितना है? 47% है। ठीक है, मतलब जितना भी हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करते हैं उसमें से अकेले बिजली से हमें जो ऊर्जा मिलता है वो लगभग 47% है, लगभग आधा है। भारत वर्तमान में 56 सक्रिय अंतरिक्ष परिसंपत्तियों का संचालन करता है, जिसमें से कितना हमारे पास 19 संचार उपग्रह है, 9 हमारे पास नेविगेशन उपग्रह है, 4 जो है हमारे पास वैज्ञानिक उपग्रह है,
और 24 जो है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह शामिल है। ठीक है, तो हमारे पास सक्रिय अंतरिक्ष परिसंपत्ति की बात करेंगे कितना है, तो हमारे पास 56 है। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, ये वाला जो है 4 औद्योगिक शहर जो बनाया जाएगा, उन्नत औद्योगिक औद्योगिक शहर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा। अब देखेंगे उद्योग समग्र व्यवसायी सुधार में देखेंगे क्या क्या चीजें आती है। तो भारत विनिर्माण में वैश्विक हिस्सेदारी का 2.8% का योगदान देता है, जबकि चीन का योगदान कितना है जानते हैं आप, 28.8%। तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में विश्व में 2.8% का योगदान देते हैं, जबकि चीन का अकेले योगदान कितना है, 28.8%। वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि देखने को मिली है। कितना वृद्धि है, तो 6.2%। चीन के बाद भारत विश्व का कितने नंबर का सीमेंट उत्पादक राष्ट्र है, तो चीन पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे कौन है, तो दूसरे नंबर पे भारत है। वित्त वर्ष 2024 में सीमेंट उत्पादन 460 मिलियन टन हुआ। घरेलू सीमेंट की खपत लगभग कितना है, 209 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है, मतलब 290 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है। वैश्विक स्तर पर ये कितना किलोग्राम प्रति व्यक्ति है, तो 540। ठीक है, भारत में 290 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है, वैश्विक स्तर पे 540 है, ध्यान में इसको रखना, क्योंकि काफी कम है भारत में। भारत में स्टील स्क्रैप की कुल घरेलू खपत 30 मिलियन टन, इसमें से लगभग 5 मिलियन टन आयात किया जाता है। मतलब हमारे पास जो खपत जो है स्टील का वो 30 मिलियन टन है, जिसमें से 25 मिलियन टन तो हम लोग खुद कर लेते हैं, 5 मिलियन टन के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगाते हैं। वित्त वर्ष 2024 में इलेक्ट्रॉनिक सामानों का घरेलू उत्पादन बढ़कर कितना हो गया, 9.52 लाख करोड़ रुपए हो गया। मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान अब हमारे यहाँ भी बन रहा है। ठीक है, भारत जो है स्मार्टफोन के आयात पर अपनी निर्भरता कम कर दी है। ठीक है, मतलब अब जो है स्मार्टफोन हमारे यहाँ चीन से बनकर नहीं आता, ज्यादातर स्मार्टफोन जो होता है हमारे यहाँ ही बनता है। ठीक है, अब बनता क्या है, असेंबल होता है, बनाने में क्या होता है, सारा कुछ भारत में ही बनना, और असेंबल करने का मतलब क्या होता है, सामान बाहर से आया, उसको नोट पुर्जा लगा के उसको भारत में कस दिए। ठीक है, तो असेंबली लाइन हमारे यहाँ बेहतर हो गया, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से चीजें बन नहीं पा रही है। भारत ने स्मार्टफोन आयात पर अपनी निर्भरता कम कर दी। अब 99% स्मार्टफोन घरेलू स्तर पर निर्मित किए जाते हैं। ठीक है, इसके लिए बड़े बड़े प्लांट जो है साउथ वगैरह में लगाया गया है, हैदराबाद तमिलनाडु में होगा, और साथ में आईफोन वगैरह भी बनने लगा। अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज आया था, लगभग चीन अमेरिका में जो आईफोन जो मिल रहा है उसमें से 35% आईफोन जो है भारतीय, मतलब हर तीसरा में से एक आईफोन जो है वो भारत में बना हुआ है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार वैश्विक बाजार का 4% का मात्र प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, भारत वस्त्र और परिधान में कौन सा स्थान है, 6ठा सबसे बड़ा निर्यातक है। जबकि वैश्विक हिस्सेदारी हमारी कितनी है, तो वैश्विक हिस्सेदारी लगभग इसमें भी हमारी कितनी है, 4% है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में भी 4% है, और वस्त्र और परिधान में भी हमारा 4% है। भारत का तकनीकी कपड़ा उद्योग तेजी से बढ़ रहा है, जो वैश्विक स्तर पर 5वें स्थान पर भारत शुद्ध निर्यातक है। ठीक है, तो भारत का तकनीकी कपड़ा उद्योग तेजी से बढ़ रहा है, जो वैश्विक स्तर पर 5वें स्थान पर है, और भारत शुद्ध निर्यातक भी है, इसमें ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। वैश्विक चिकित्सक उपकरणों में, मतलब जो चिकित्सा जो मेडिकल लाइन में जो उपकरण जो यूज होता है, भारत की अनुमानित हिस्सेदारी 1.5% है। एशिया में बाजार आकार के मामले में भारत कितने नंबर का है, 4थे नंबर पे है। ठीक है, तो 1.5% जो है हम लोग चिकित्सा उपकरण में योगदान दे रहे हैं, और एशिया में हमारा स्थान कितने नंबर पे है, 4था नंबर पे हम लोग आते हैं। ठीक है, पहले नंबर पे जाहिर सी बात है चीन ही होगा। वीपो की बात करेंगे, ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर सिर्फ 10 पेटेंट फाइलिंग कार्यालयों में 6ठे स्थान पर है। ठीक है, तो टॉप 10 जो पेटेंट जो किया जाता है उसमें से 10 में से 6ठे नंबर पे हम लोग आते हैं। ठीक है, वीपो द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर रैंकिंग 2024 में भारत 4 शहरों के साथ दुनिया के शीर्ष 100 विज्ञान प्रौद्योगिकी क्लस्टरों में 4थे स्थान पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 4 शहर जो है वीपो के विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर रैंकिंग में शामिल किए गए हैं। 100 विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टरों में हमारा स्थान कितना है, तो 4थे नंबर का है। वित्त वर्ष 2021 में अनुसंधान एवं विकास पर सकल व्यय कितना था, 12 लाख कितना है, 1,27,381 करोड़ था, जो कि सकल घरेलू उत्पादन का मात्र 0.64%। समझ कितना
कम खर्चा हम लोग R&D पे कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत कम खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी के तुलना में अगर चीन वगैरह की बात करेंगे, ठीक है, इजराइल आई थिंक सबसे ज्यादा खर्चा करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, ठीक है। और हमारा खर्च कितना है, 1% से भी कम हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अपने GDP का खर्च कर रहे हैं। इसलिए नए नए चीजें का मतलब क्या बोलते हैं, पर पार्टी पे आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत अच्छे से कम 4-5% तो खर्च करना ही चाहिए, ठीक है, जो कि हम लोग 1% से भी कम कर रहे हैं। 26 नवंबर 2024 तक MSME ने 23.24 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया है। तो 23.24 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया किसने, MSME ने, ठीक है। MSME को विस्तार की क्षमता के साथ इक्विटी फंडिंग प्रदान करने के लिए सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए के साथ आत्मनिर्भर भारत कोष शुरू किया है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना। MSME को विस्तार की क्षमता के साथ इक्विटी फंडिंग प्रदान करने के लिए सरकार ने कितने हजार करोड़ रुपए के साथ आत्मनिर्भर भारत को शुरू किया है, तो 50,000 करोड़ रुपया। 4 राज्य, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, कुल औद्योगिक GSP का लगभग 43% हिस्सा जो है ये 4 राज्य रखते हैं, जिसमें गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है। इंडस्ट्री के रूप में देखा जाएगा तो ये 4 मजबूत राज्य है, 43% इनका अकेले का हिस्सा है। चलिए अब आगे देखेंगे और क्या है। सेवा क्षेत्र दिग्गजों के समक्ष नई चुनौतियां। अब क्या क्या चुनौती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो भारत वैश्विक सेवा निर्यात में 4.3% की हिस्सेदारी रखता है। इसमें हमारा स्थान कौन सा है, तो इसमें हमारा स्थान 7वां है। वर्तमान मूल्य पर कुल जीबीए का मतलब सकल मूल्य वर्धन में भारत के सेवा का योगदान वित्त वर्ष 2025 में लगभग 55% हो गया है, ठीक है। वर्ष 2024 में भारत में सेवा निर्यात में कंप्यूटर सेवाओं और व्यावसायिक सेवाओं का निर्यात लगभग 70%, मतलब जितना भी सर्विस सेक्टर में हम लोग निर्यात करते हैं उसमें सबसे ज्यादा कंप्यूटर वगैरह ज्यादा आता है। इसमें सॉफ्टवेयर वगैरह हम लोग बनाते हैं ना, तो कंप्यूटर सेवाओं का निर्यात लगभग जितना भी हम लोग निर्यात करते हैं उसमें से 70% कंप्यूटर सेवा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत में वित्त वर्ष 2025 में अप्रैल से सितंबर में FDI इक्विटी का प्रभाव दर, ठीक है, 29.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। रेलवे की बात करेंगे तो भारत जो है विश्व का 4था सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सरकार ने वित्त वर्ष 2029 तक सभी 4 लेन में राष्ट्रीय राजमार्ग और हाई स्पीड कॉरिडोर पर बाधा मुक्त टोलिंग करने की लक्ष्य रखा है, ठीक है। तो आप टोल वगैरह जो करता है उसमें किसी प्रकार की समस्या न होगी, बाधा मुक्त रहेगा, डायरेक्ट QR से मतलब डिडक्ट हो जाता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये 2029 तक लक्ष्य है सरकार का, ध्यान में रखना। भारत सरकार 2047 तक भारतीय जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत को वैश्विक स्तर पर शीर्ष 5 में स्थान दिलाने के उद्देश्य से मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 लॉन्च किया है, ठीक है, ताकि भारत का जो जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत को वैश्विक स्तर पर टॉप 5 में लाना है। इसलिए सरकार ने 2 मिशन को लॉन्च किया है। एक का नाम क्या है, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047। भारत में जल मार्गों की कुल नौगम्य लंबाई लगभग 14,850 किलोमीटर है, जो कि अक्टूबर 2024 तक देश के 26 चालू जल मार्ग है, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना। नेशनल हाईवे का तो लंबाई हमको पता है, ठीक है, वाटर वे भी होता है। तो यहाँ पे 14,850 किलोमीटर का जल मार्गों का कुल नौगम्य लंबाई है। और कितने चालू मार्ग है तो ध्यान में रखना, 26 है, ठीक है। बिहार में एक ही है, ध्यान में रखना है। कौन कौन है बिहार में, इलाहाबाद हल्दिया जो आती है ना वो बिहार से होकर जाती है, ठीक है। तो इसमें 26 है, उसमें से बिहार में एक है। पर्यटन क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में वित्त वर्ष में 23 में महामारी पूर्व स्तर 5% पहुंच गया। पर्यटन क्षेत्र में वित्त वर्ष 23 में 7.6 करोड़ नौकरियां पैदा की है, ठीक है। तो महामारी से पहले बात करेंगे तो ये महामारी से पहले 2023 में महामारी से पहले 5% पे पहुंच गया था। और 2023 में अगर बात करेंगे तो 7.6 करोड़ नौकरियां जो है पर्यटन की वजह से आई है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना। पर्यटन के माध्यम से विदेशी मुद्रा आय कितना होता, 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। 2024 में वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत 89 देशों में 31वें स्थान पे है, ठीक है। तो पर्यटन के मामले में हम लोग जो 89 देश जो आता है ना उसमें से हम लोग 31वें स्थान पे आते हैं। ये 89 कंट्री है जहां पे लोग ज्यादातर विजिट करते हैं घूमने के लिए, उसमें से हमारा स्थान कितने नंबर के है, 31वें नंबर के है।
31 अक्टूबर 2024 तक भारत में 1.18 बिलियन से अधिक टेलीफोन ग्राहकों है, ठीक है। 84% की समग्र टेली घनत्व और 941 मिलियन ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ताओं के साथ दूसरे सबसे बड़े दूरसंचार बाजार के रूप में भारत खड़ा है, ठीक है। तो टेलीकम्युनिकेशन की बात करेंगे तो दूसरा नंबर पे हम लोग सबसे ज्यादा है। जैसे टेलीफोन ग्राहक कितना है, 1.18 बिलियन, मतलब 118 करोड़ लोग के पास क्या है, टेलीफोन है, मोबाइल फोन यूज करते हैं। 84% की समग्र टेली घनत्व है, मतलब कि इसे 100 में से 84 लोग ऐसे हैं जिनके पास किसी न किसी रूप से टेलीफोन के माध्यम से जुड़े हुए, मतलब मोबाइल फोन है उनके पास। ठीक है। ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ता की बात करेंगे तो 941 मिलियन है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डाटा है, जो कि विश्व में अगर दूरसंचार बाजार के रूप में अगर हम लोग देखें, हम लोग कितने नंबर पे है, दूसरा नंबर पे है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब 9वां पॉइंट पे क्या आते हैं, कृषि और खाद्य प्रबंधन, भविष्य की संभावना का क्षेत्र। तो यह वित्त वर्ष 2024 के प्रारंभिक अनुमानों में मौजूदा आधार पर सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 16% का योगदान देता है, और लगभग 40.1% आबादी का भरण पोषण भी ये करता है, ये क्षेत्र, ठीक है। वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में कृषि क्षेत्र में 3.5% की वृद्धि हुई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये दूसरी तिमाही 3-3 महीने पे निकलता है, तो 2025 की दूसरी तिमाही में 3.5% का क्या होता है, वृद्धि होता है। अब वित्त वर्ष 2017 से 2023 के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि 5% की दर्ज की गई, मतलब 17 से लेकर 2023 के बीच में अगर देखेंगे तो प्रति वर्ष लगभग इसमें 5% का वृद्धि आपको इसमें देखा जाता है, ठीक है। एक प्रमुख वैश्विक अनाज उत्पादक के रूप में भारत का विश्व में कुल उत्पादन कितना है, 11.6% है, ठीक है। हम लोग प्रमुख वैश्विक खाद्यान्न उत्पादक कंट्री में हम लोग आते हैं, विश्व में 11.6% का हम लोग योगदान भी करते हैं। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में शीर्ष अग्रणी प्रदर्शन करने वाले राज्य की बात करेंगे तो इसमें आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु, इसमें एग्रीकल्चर भी शामिल है, उनसे संबंधित चीजें भी शामिल है, ठीक है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का लगभग 55% सिंचाई प्राप्त करता है, ध्यान में रखना। तो यहाँ पे 55% जो है शुद्ध बोए हुए जो क्षेत्र जो है उनको सिंचाई मिल पाता है। भारत की 2/3 से अधिक कृषि भूमि सूखे खतरे का सामना करती है। सीमांत और छोटे किसान भारत की कृषि जोत का लगभग 85% प्रतिनिधित्व करते हैं। और छोटे किसान जो है या फिर सीमांत किसान जो कहिए, जो कृषि जोत जो है उसमें से 85% जो है उनके पास है। ये आमतौर पे 85% जो भूमि जो है वो 2 हेक्टेयर से कम आकार की भूखंडों पे खेती करते हैं। ध्यान में रखना, पूछ देता है सीमांत किसान का डिफिनेशन क्या है, तो जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि जो है वो सीमांत किसान के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। छोटे किसान 2 हेक्टेयर, हिंदी में बोले तो 2 बीघा, 2 बीघा से कम अगर जिनके पास भूमि है, 40 कट्ठा से कम, और छोटे किसान में आते हैं। मार्च 2024 तक देश में 7.5 करोड़ चालू केसीसी खाता है, मतलब किसान क्रेडिट कार्ड बोलते हैं, जिन पे 9.8 लाख करोड़ रुपए का ऋण बकाया है, मतलब इतना पैसा जो है बाकी है, ठीक है। और उसका लिमिट भी तो बढ़ा दिया गया है ना, कितना से कितना बढ़ा कर दिया है केसीसी कार्ड की लिमिट, बजट में हम लोगों ने पढ़ा ना, कितना हो गया केसीसी कार्ड की लिमिट, किसी को नहीं पता है। 7.5 लाख हो गया। 3 लाख छह से सात लगा तो नहीं 5 हुआ, लाख की। 3 से 5 हुआ है शायद, एक बार चेक कर लेना आप, कल ही परसों बजट पढ़ाया था, भूल गए। 3 लाख था, उसको 5 लाख कर दिया गया है। हाँ, तो केसीसी कितने कार्ड है, तो 2024 तक देश में 7.75 करोड़ केसीसी कार्ड है, जिसमें से 9.81 लाख करोड़ बकाया है, ठीक है। पशुधन क्षेत्र कृषि विकास का एक प्रमुख चालक बन गया, जिसमें कृषि के सकल घरेलू वर्धन में अपना योगदान वित्त वर्ष 23-24 में 30.23% का दिया है। सरकार ने ई नाम योजना शुरू की। यह पहल आवश्यक हार्डवेयर के लिए कृषि उपज बाजार समिति मंडी को 75 लाख रुपए के मुफ्त सॉफ्टवेयर अब वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो आप बस इतना ध्यान में रखें, ई नाम योजना किससे संबंधित है, तो कृषि से संबंधित है, जिसमें मंडी को, कृषि उपज बाजार मंडी को 75 लाख रुपए की मुफ्त सॉफ्टवेयर और वित्तीय सहायता सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी, ठीक है। अब थोड़ा सा ही बच गया है, देखेंगे आगे। वित्त वर्ष 2023 में कुल मछली उत्पादन अंतर्देशीय और समुद्री दोनों मिलाकर, ठीक है, कितना हो गया, 184.02 लाख टन हो गया, ठीक है।
अब वित्त वर्ष 2024 में कृषि खाद्य निर्यात का मूल्य, जिसमें प्रसंस्कृत मतलब प्रोसेसिंग फूड जो होता है पदार्थों का निर्यात शामिल है, 46.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जो भारत के कुल निर्यात का लगभग 11.7%। जितना हम लोग निर्यात करते हैं उसमें से प्रोसेसिंग फूड का योगदान कितना है, तो 11.7% है। अब आते हैं जलवायु और पर्यावरण को लेकर प्रश्न है, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो सितंबर 2024 से शुरू किया गया भू नीर पोर्टल भूजल संसाधनों के प्रबंधन, विनियमन, भूजल उपयोग में पारदर्शिता, दक्षता, स्थिरता बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का एक पोर्टल है, इसके क्या नाम है, भूनीर। ठीक है, ध्यान में रखना। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले ने समुदाय विशेषकर महिलाओं को शामिल करके वर्षा जल संचयन, छत से पानी इकट्ठा करने और अपशिष्ट जल प्रबंधन पर केंद्रित जल सागर अभियान शुरू किया। इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कैसे प्रश्न, पता है जल सागर अभियान कहां से शुरू किया गया है, तो छत्तीसगढ़ के कौन सा जिला, धमतरी जिला। ठीक है, अब आते भारत में जो ऊर्जा जो मिलता है उसमें किसका कितना योगदान है। ठीक है, तो कोयला का सबसे ज्यादा है 46.2%, सौर ऊर्जा दूसरे नंबर पर 20.6%, पवन ऊर्जा 10.5%, हाइड्रो ऊर्जा ठीक है 10.3%, गैस की बात करेंगे तो 5.4%। ठीक है, तो धीरे धीरे 20 से 10 30 से 10 40% जो है से हम लोग जो है एक तरह से ग्रीन एनर्जी की तरफ हम लोग स्विच कर रहे हैं, लेकिन अभी भी 46.2% जो है कोयला से, 5.4% जो है गैस से। ठीक है, तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो है अभी भी क्या है, तो भारत में कोयला ही है। ठीक है, 31 दिसंबर 2024 तक बायोमास बिजली और सह उत्पादन परियोजनाओं के लिए स्थापित क्षमता लगभग 9.8 गीगावाट और 0.92 गीगावाट समतुल्य थी। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2024 तक बायोमास बिजली और सह उत्पादन परियोजनाओं के लिए स्थापित क्षमता की बात करेंगे तो ग्रिड से जुड़ी कितनी थी, 9.8 गीगावाट, और ग्रिड ऑफ ग्रिड कितना था, 0.92 गीगावाट। 31 दिसंबर 2024 तक 13 राज्यों में, ठीक है, 39.9 गीगावाट की संचित क्षमता वाले 55 सौर पार्क स्वीकृत किए गए। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना, 13 राज्य में जिसकी क्षमता कितनी होगी, 39.9 गीगावाट होगी। और वैसे कितने सौर पार्क बनाए जाएंगे, सोलर पार्क कितने बनाए जाएंगे, तब 55 सोलर पार्क बनाए जाएंगे, ध्यान में रखना है। वित्त वर्ष 2025 के लिए अब तक भारत सरकार ने 11,697.4 करोड़ रुपए तक के 10 वर्षीय सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जुटाया है, जो वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही की शेष अवधि में 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। ठीक है, ध्यान में रखना। तो वित्त वर्ष 2025 के लिए अब तक भारत सरकार ने कितने रुपए के 10 वर्षीय सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जुटाया, तो 11,697.40 करोड़, और 2025 के दूसरी छमाही था और कितने जुटाने का लक्ष्य रखा गया है, तो 10,000। ठीक है, मिशन लाइफ, ये इंपॉर्टेंट मिशन है, पूछ सकता है प्रश्न। मिशन लाइफ का लक्ष्य क्या है, तो पर्यावरण से संबंधित है, बस इतना ध्यान रखना, मिशन लाइफ पर्यावरण से संबंधित है, ऐसे प्रश्न सीधा सीधा पूछे जाते हैं। तो 2022 से 2028 तक पर्यावरणीय कार्रवाई के लिए विश्व स्तर पर 1 बिलियन लोगों को संगठित करना, जिसके तहत 2028 तक भारत में 80% गांव और शहरी क्षेत्र पर्यावरण अनुकूल बन जाएंगे। ठीक है, तो मिशन लाइफ क्या है, तो पर्यावरण के जो कंडीशन जो उसको बेहतर करना, इसका पर्पस अगर बात करेंगे तो 2028 तक भारत के लगभग 80% गांव शहरी पर्यावरण शहरी क्षेत्र जो है उनको पर्यावरण के अनुकूल उनको बनाना है। ठीक है, तो मिशन लाइफ इंपोर्टेंट है। और एक कौन सा मिशन था जो कि छत्तीसगढ़ के धमतरी गांव से शुरू किया गया था, कौन सा मिशन था, जल जगारा अभियान। ठीक है, ध्यान रखना, कौन सा है, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला। अब आते हैं सामाजिक क्षेत्र, क्या है, शिक्षा का वे बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9 लाख करोड़ रुपए हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे शिक्षा पर जो खर्च जो होता था एजुकेशन पे, उसको 9.2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है 2025 में। स्वास्थ्य पर भी बढ़ा दिया गया है, इसमें बढ़ाकर कितना किया स्वास्थ्य पे, तो 6.1 लाख करोड़ किया गया है। ठीक है, तो शिक्षा पे 9.2 लाख करोड़ और स्वास्थ्य पे कितना किया गया है, तो 6.1 लाख करोड़। ठीक है, वित्त वर्ष 2022 में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति वे मौजूदा कीमतों पे 6602 रुपए प्रति व्यक्ति का अनुमान है। ठीक है, तो 2022 का ही डाटा है। ठीक है, प्रति व्यक्ति वे की बात करेंगे किस पे, तो स्वास्थ्य पे कितना रहने का अनुमान है, 6602 रुपए। 2023-24 में ग्रामीण और शहरी भारत में औसत मासिक प्रति
व्यक्ति 2023-24 में ग्रामीण और शहरी भारत में औसत मासिक प्रति व्यक्ति वे कितना रहेगा? तो ध्यान में यहाँ पे रखना है 4122 रहेगा ग्रामीण में, और शहर में जाके बढ़कर खर्च कितना हो जाएगा? 6696 हो जाएगा, ठीक है, महीने का। भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली की बात करेंगे तो भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली 24.8 करोड़ छात्रों को सेवा प्रदान करती है, जिसमें से सरकारी स्कूल कितना है? तो 69% जो हिस्सा जो है, ये 24.8 करोड़ बच्चे जो पढ़ने जो जाते हैं, उसमें 69% सरकारी स्कूल में ही जाते हैं, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के दर में लगातार कमी आई है, ठीक है, जो 1.9% है। मतलब प्राथमिक स्तर, मतलब 5वां भी नहीं पास करता बच्चे, जो अभी भी 1.9% बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, ठीक है, मतलब 100 में से अप्रोक्स 2, ठीक है। उसका उच्च प्राथमिक स्तर पे मतलब 8वां तक आप देखोगे तो उसमें से ऐसे बच्चे 5.2% जो कि स्कूल छोड़ देते हैं। माध्यमिक स्तर पर अभी अगर बात करेंगे तो 14.1% बच्चे अभी भी स्कूल छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये डाटा जो है डराने वाला है, एजुकेशन सही से ले नहीं पा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि उच्च शिक्षा में 2035 तक GEIR सकल नामांकन अनुपात 50% तक बढ़ना चाहिए। मतलब उच्च शिक्षा की बात करेंगे, ग्रेजुएशन की बात वाला, तो वहां पे नामांकन जो है 50% तक बढ़ना चाहिए, ठीक है। 1 जनवरी 2025 तक 36.36 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किया जा चुका है, जिनमें से 49% महिलाएं, ठीक है। तो टोटल आयुष्मान कार्ड कितने जारी किए गए? 36.36 करोड़, जिसमें से महिलाएं कितनी है? 49%, मतलब 51% पुरुष हो सकता है। उत्तराखंड सरकार द्वारा ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया गया। यह पोर्टल 4 धाम यात्रा में तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य मापदंडों के निगरानी में मदद करेगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ई धाम स्वास्थ्य पोर्टल जो है किस राज्य की सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो ध्यान में रखा उत्तराखंड। ये क्या होता है? तो 4 धाम जो होता है, ठीक है। देखिए 4 धाम तो टोटल है ही, 4 धाम जो है शंकराचार्य के द्वारा स्थापित जो मठ जो है 4 धाम वो है, ठीक है। 4 धाम आपको उत्तराखंड के अंदर भी है, ठीक है, और पूरे देश में भी 4 धाम है और उत्तराखंड के अंदर भी 4 धाम है। तो यहाँ पे जो 4 धाम के जो तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य मानदंडों की निगरानी करने के लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल को लॉन्च किया गया। इसका संबंध स्वास्थ्य से है, ठीक है। अब आगे देखेंगे तो क्या है? WHO ने एक अध्ययन में पाया कि अवसाद और चिंता के कारण उत्पादकता में कमी होने से वैश्विक स्तर पर सालाना $1 ट्रिलियन का नुकसान हो रहा है। मतलब समझ रहे हैं? अवसाद मतलब दुख, और चिंता की वजह से लोग क्या कर रहे हैं ना, सही से काम नहीं कर रहे हैं। मतलब लोग जितना काम करना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। ऐसे कंडीशन में $1 ट्रिलियन का मतलब क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। और अवसाद को बीमारी माना गया है, ठीक है। अवसाद एक बीमारी है, अकेलापन को भी बीमारी माना गया है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है? तो आप देखोगे तो ट्रेड में भी, ठीक है, नुकसान हो रहा है। WHO के अनुसार गैर संचारी रोग, जिसको NCD से हर साल 41 मिलियन लोगों का मौत का कारण है, ठीक है। गैर संचारी रोग से 41 मिलियन लोग जो है, ठीक है, प्रति साल डेथ कर जाते हैं। 9 जनवरी 2025 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत, ठीक है, 7,70,983 किलोमीटर ग्राम की सड़क पूरी हो चुकी है, ठीक है। ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो देखिएगा, जैसे कि ये हाईवे जा रहा है, ठीक है, और हाईवे के किनारे किनारे देखिएगा गांव सब जो रहता है, गांव से जो सड़क जो आती है हाईवे में जुड़ जाती है, ठीक है। ये जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, गांव गांव में सड़क से हाईवे को जोड़ दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2016 से अब तक 2.69 करोड़ आवास पूरे किए गए हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिसको पहले हम लोग इंदिरा गांधी आवास योजना कहते थे, तो उसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना रख दिया गया है। इससे मतलब 2.69 करोड़ लोगों के घर बने हैं, ठीक है। 7,70,983 किलोमीटर सड़कें जो है सो अब जाके ग्रामीण सड़कें जो है पूरी करी जा चुकी है। अब आते हैं रोजगार और कौशल विकास को लेकर बात करते हैं, ठीक है। तो देखोगे भारत की 26% आबादी 10 से 24 वर्ष की आयु वर्ग में है, और औसत आयु की बात करेंगे 28 वर्ष है, ठीक है। भारत का लगभग 68% जनसंख्या 15 से 64 वर्ष की आयु वर्ग की है, ठीक है। तो ध्यान में रखना, ये भारत की 26% आबादी कितना है? 10 से लेकर 24 वर्ष की आयु वर्ग है, ध्यान में रखना। तो ये हमारा जो होगा यंगर पॉपुलेशन है, ठीक है। ये 15 से 64 के बीच की बात करेंगे तो ये वर्किंग पॉपुलेशन है, जो कि काम करता है।
ठीक है, ऐसी आबादी हमारे पास 68% है। समझ रहे थे कितना बड़ा यंग पॉपुलेशन हमारे पास जो कि काम कर सकता है। 68%, ये बहुत बड़ी आबादी है। ठीक है, ध्यान में इसको रखना। 2026 तक कुल निर्भरता अनुपात घटकर 54.3% होने की उम्मीद है। 15 वर्ष की आयु में व्यक्तियों के लिए अखिल भारतीय वार्षिक बेरोजगारी दर घटकर, ठीक है, 23-24 में 3.2% हो गई, जो कि हम लोगों ने पढ़ा, जो कि 17-18 में अधिक था। कार्यबल में स्वनियोजित श्रमिकों का अनुपात बढ़कर 23-24 में 58.4% हो गया है। ठीक है, रोजगार में कृषि के हिस्सा बढ़कर, ठीक है, 46.1% हो गया है। ध्यान में रखना कि सबसे अधिक जो काम जो हमें मिलता है एग्रीकल्चर से ही मिलता है। अभी भी 100 में से 46 लोग जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर है, जिसमें महिलाएं की बात करेंगे तो 64.4% है। तो ओवरऑल जनसंख्या में सबसे अधिक एग्रीकल्चर पे ही हिस्सेदारी है, उसमें भी महिलाओं की हिस्सेदारी की बात करेंगे तो 64.4% है, जो कि सर्वाधिक है। ईपीएफओ में सदस्यता दोगुनी से अधिक हो गई है, जो वित्त वर्ष 19 में 61 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में कितना होगा, 131 लाख हो गई है। ठीक है, दोगुना से अधिक हो गया है। 31 दिसंबर 2024 तक 30.51 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों ने ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण किया। ठीक है, मतलब ई श्रम कार्ड जो है उन्होंने बना लिया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं, के अनुसार भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2025 तक $1 ट्रिलियन पार कर जाएगा। डिजिटल अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, जिसमें बात करेंगे आपका ई कॉमर्स साइट आ गया, ठीक है, बहुत सारे गेमिंग प्लेटफॉर्म होता है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि डिजिटली रूप से वेल्थ जनरेट करता है। वो 2025 तक कितना हो जाएगा, $1 ट्रिलियन हो जाएगा। नीति आयोग के अनुसार 2029 तक गीग वर्क फोर्स में 23.5 करोड़ रुपए तक का 23.5 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। गीग वही इसमें से जोमेटो के जो स्विगी, ठीक है, रैपिडो वगैरह जो आते हैं उसको गीग वर्क फोर्स कहा जाता है। तो वैसा जनसंख्या अगर देखेंगे तो 23.5 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। भारत में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में नौकरियों की कुल संख्या 2023 में अनुमानित 1.02 मिलियन तक पहुंच गई है। इसमें से 4,53,000 नौकरियों के साथ जल विद्युत भारत में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे बड़ा नियोक्ता है। ठीक है, मतलब टोटल अगर बात करेंगे तो लगभग 1.02 मिलियन हो गए, मतलब 10 लाख से अधिक नौकरियां जो होती है अक्षय ऊर्जा से मिलती है। ठीक है, ग्रीन एनर्जी से। ठीक है, जिसमें से सबसे ज्यादा नौकरियां जो कौन देती है, तो ध्यान में रखना, जल विद्युत। 65.3% कार्यबल को किसी भी प्रकार के व्यावसायिक परीक्षण नहीं मिला है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा हमारे पास तो क्या जनसंख्यांकी लाभांश तो है। ठीक है, जनसंख्या तो हमारे यहाँ बहुत अधिक है, उसमें तो फेवर में है, लेकिन हमारा जनसंख्या जो है तो क्या नहीं है, तो स्किल्ड नहीं है। भारत में प्रवासी आबादी की बात करेंगे तो कितना है, तो 32 मिलियन है प्रवासी आबादी है। ठीक है, जो कि मतलब कहीं से आकर बस चुके हैं। अब 13वां अध्याय जो होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता को ले एआई को लेकर है। ठीक है, क्योंकि यह युग जो है सो एआई का है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अनुमान है कि एआई के कारण वैश्विक स्तर पर लगभग 75 मिलियन नौकरियां स्वचालन के पूर्ण जोखिम में है। ठीक है, मतलब 75 मिलियन, समझ रहे, इतने लोग बेरोजगार हो सकते हैं क्योंकि उनकी नौकरियां जो है एआई लेकर चली जाएगी। IIM अहमदाबाद, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद सर्वेक्षण में बताया कि सर्वेक्षण में शामिल 68% कर्मचारियों को उम्मीद है कि अगले 5 वर्षों में एआई द्वारा उनकी नौकरियां आंशिक या पूर्ण रूप से स्वचालित हो जाएगी। ठीक है, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग जो है उनको डर लग रहा है उनकी नौकरियां एआई मतलब क्या करेगी, रिप्लेस कर देगी। ठीक है, नेस्कॉम का अनुमान है कि भारतीय एआई बाजार 2027 तक 25 से 35% CAGR की दर से बढ़ेगा। भारत को बढ़ते कार्यबल की जरूरतों को पूरा करने के लिए 2030 तक गैर कृषि क्षेत्र में सालाना औसतन 78.5 लाख नौकरियां पैदा करना है। ठीक है, इसमें कृषि का क्षेत्र इंक्लूड नहीं है, कृषि तो अकेले 40% नौकरियां तो देता ही है। ठीक है, 40% लोग तो इसमें लगे ही है, मतलब कृषि के क्षेत्र छोर को, ठीक है, प्रति वर्ष, ठीक है, लगभग 78.5 लाख नौकरियां पैदा करना होगा। ठीक है, अब तक 2030 तक सालाना। ठीक है, मतलब समझ रहे, 78.5 गुने 5, ठीक है, इतना लगभग ये कितना डाटा हो जाएगा, 4 करोड़ से ज्यादा होगा, मतलब 5 करोड़, 4 से 5 करोड़ के बीच में नौकरियां अगर मिल जाता है 2030 तक तो देश की अर्थव्यवस्था ठीक ठाक रहेगी, नहीं तो बेरोजगारी दर फिर से काफी अधिक बढ़ेगी। ठीक है, ये सारे डाटा जो था इकोनॉमिक सर्वे के से था, टोटल के टोटल 13 अध्याय इसमें दिए हुए थे। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा था।
और दूसरा कोई वजह नहीं, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। मैं कल इसको एक बार फिर से रिपीट करवाऊंगा और साथ में इसका एमसीक्यू क्वेश्चन करवा देंगे, तो जाहिर सी बात है बहुत हद तक चीजें याद हो जाएगी। ठीक है, भारत के प्रमुख पदाधिकारी कल करवा ही दिए थे। कल के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसका अगर मॉर्निंग में क्लास अगर लेता हूँ शाम में, तो इसका हम लोग एमसीक्यू कर लेंगे।